बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई है और दिन है बुध का। लगता यूँ है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान लड़ाई बढ़ गई है और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दो मोहरों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने फिर वो बातें की हैं जिनकी वजह से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं। ख़ास तौर पे तारड़ साहब ने एक ख़त का जिक्र किया है और ये ख़त उसी कंपेन का हिस्सा है जिसकी वजह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, जो इंतज़ामी कमेटी है, उसने तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करने का फ़ैसला किया है और उसी का दोबारा जिक्र उस फेक लेटर का जिसके ऊपर ना नाम है ना दस्तखत हैं उसका जिक्र कर रहे हैं तारड़ साहब। और पहले बात कर लेते हैं कि एक डॉक्यूमेंट, अहम तरीन डॉक्यूमेंट जिसकी बेस पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई हैं वो था जस्टिस बाबर सत्तार साहब का लेटर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के नाम। उस लेटर के एक पेज का सिर्फ एक पॉइंट, एक पैराग्राफ लीक हुआ है और वो बड़ा तहलका खेज़ वो पैराग्राफ है। उसकी वजह से ही हुकूमत बहुत एक्टिव हुई। पहले अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। ज़ाहिर है उन्होंने वो डिसेंट आदमी है और डिसेंट तरीके से उन्होंने मौक़िफ़ दिया। उनके मौक़िफ़ से इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो एक धीमे अंदाज में अपना मौक़िफ़ बयान किया। मुश्किल है केस, जब देखें केस ख़राब हो तो वकील जितना भी अच्छा हो वो केस हारता है। तो अटॉर्नी जनरल साहब का मसला ये मंसूर उस्मान अवान साहब का कि वो जितने भी धीमे मिजाज के हों, अच्छे इंसान हों, लेकिन वो जिस हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस हुकूमत का केस प्रेजेंट कर रहे हैं वो केस ही बोगस है, जाली है, तो वो केस कैसे जी सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि वो जो एक पैराग्राफ लीक हुआ है उस पैराग्राफ में क्या है जो बाबर सत्तार साहब ने कहा। देखें, बाबर सत्तार साहब इस वक्त ऑडियो लीक्स केस का अहम तरीन केस सुन रहे हैं जिसमें नजमुस साकिब की जो एक ऑडियो है, जो साकिब निसार साहब के बेटे हैं, वो उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी और उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा की और लतीफ़ खोसब की एक ऑडियो लीक हुई थी और ये ऑडियो लीक्स का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और इसको सुन रहे हैं बाबर सत्तार साहब। बाबर सत्तार साहब इस मामले को बहुत आगे तक ले गए हैं और पूछ रहे हैं कि ऑडियो लीक्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये कौन करता है, इनका इख्तियार क्या है, किस कानून के तहत की जाती हैं, किस की जाती हैं, कैसे की जाती हैं, ये सारी चीज़ें बाबर सत्तार साहब जो हैं वो देख रहे हैं। और ये केस बहुत ही ख़तरनाक केस बना हुआ है मौजूदा हुकूमत के लिए, मौजूदा निज़ाम और इस सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें बाबर सत्तार साहब वो चीज़ें उन्होंने खोल के रख दी हैं जिसके बाद उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है इस चीज़ को कंटिन्यू करना और एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुल चुका है। अब बाबर सत्तार साहब ने जो लेटर लिखा आमिर फारूक साहब को, उसमें वो ये कहते हैं कि मैंने ऑडियो लीक्स केस में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो तहक़ीक़ाती इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, उनके सरबराहान को नोटिस किए। किस को किए? ISI को किया, IB को किया, FIA को किया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं PTA और पैमरा, इनको मैंने नोटिस किए और इनसे मैंने ये पूछा है कि क्या शहरियों की जो जासूसी की जा रही है, जो सर्विलेंस की जा रही है, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है और किस कानून में ये लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि इस केस की समाअत के दौरान मुझे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के एक आला ओहदेदार की जानिब से पैगाम भेजा गया कि आप इस मामले से बैक ऑफ कर जाएं, आप इस मामले से पीछे हट जाएं और आप इस मामले की सर्विलेंस के मामले की गहराई में मत जाएं। और उन्होंने कहा कि मैंने तो दबाव, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और उन्होंने दबाव मुस्तरद कर दिया है और वो जो उनका हलफ कहता है उसके मुताबिक वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जो कुछ किया गया है, मुझे जो पैगाम भिजवाया गया है और जो मेरे खिलाफ चीज़ें की गई, इसका मकसद मुझ पर दबाव डालना है ताकि मैं इस केस से अलग हो जाऊँ। ये तो था बाबर सत्तार साहब का जो लेटर का एक पैराग्राफ। उसके बाद मैं ज़रा सुना देता हूँ आपको कि अटॉर्नी जनरल साहब ने इस पर क्या कहा है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद उन्होंने क्या कहा है तारड़ साहब और उन्होंने, और क्यों मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये लड़ाई बढ़ गई है। चूंकि एक बात है और मीडिया पे चली गई है तो इसलिए मैं एज वैसियत अटॉर्नी जनरल, वैसियत प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर इस मुल्क के, ये ज़रूरी मैंने समझा कि इसकी वजाहत अभी कर दी जाए। और ये ज़रूरी भी इसलिए था कि एक जो आजकल एक ऐसा तासुर बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है कि कोई जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई ऐसी खराबी या ऐसे ताल्लुकात खराब हो चुके हैं और उसकी वजह से ये बात आगे बढ़ती जा रही है। सो उस पहलू से भी और उस हवाले से भी ये बात ज़रूरी है कि ये कुछ चीज़ों की वजाहत कर दी जाए। पहली बात यह है कि जो रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं और वो जिस किस्म की हम सिक्योरिटी सिचुएशन में पाकिस्तान आज से नहीं, कम से कम पिछले 45 साल से जिसका पाकिस्तान को सामना है, उस हवाले से ऐसे मामला जरूर होते हैं जहां पे रियासत के मुख्तलिफ इदारों की आपस में एक कम्युनिकेशन जरूरी होती है और उस कम्युनिकेशन के हवाले से ये हमेशा से, चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या सूबों के एडवोकेट जनरल ऑफिस हो, वो ये कम्युनिकेशन या कोई कंसर्न्स होते हैं या कुछ चीजें होती है वो कम्युनिकेट करते हैं। इस केस के भी हवाले से ये इस चीज को मैं वाज़ेह कर दूं कि ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जो इसकी जो ब्रीफिंग है कि जो ये जो सर्विलेंस है या ये बाकी चीजें हैं जो मुल्क की दिफा, चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी हो,
उस हवाले से ये जो सर्विलेंस की जो हमारी एक कैपेबिलिटी है, उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए, और वो ताकि वो एक पब्लिक डोमेन में ना जाए कि हमारी एजेंसीज की, सिक्योरिटी एजेंसीज की क्या कैपेबिलिटीज है। और ये तो जाहिर है कोई भी मुल्क, खासतौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ऐसे ममालिक से घिरा हुआ है जहाँ पे जो उनसे बड़ी ताकतें भी हैं और उनमें हर एक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात भी नहीं, तो उस हवाले से ये जरूरी था कि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक में ना जाए। सो वो एक कम्युनिकेशन जरूर हुई। बदकिस्मती इसमें ये हो गई कि ये तासुर कुछ ऐसा गया कि शायद कहा, ये समझा गया कि, या ये तासुर गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। इस हद तक रिक्वेस्ट जरूर होती है, और वो सिक्योरिटी मैटर्स हो उसमें बिल्कुल होती है, और ये कंसर्न्स जो होते हैं ये जरूर कम्युनिकेट किए जाते हैं। और ये जो ब्रिज होती है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या एडवोकेट जनरल ऑफिस हो, तो ये जो ब्रिज होती है ये वही फंक्शन करते हैं इसमें। और ये एक ऐसी रिक्वेस्ट जो लेजिटिमेट हो, और ये मैं बिल्कुल इस बात का मैं समझता हूँ कि कोई ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के या किसी अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आईनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है, ना करता है। और ये तासुर जो है इसकी मैं पुरज़ोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। और मैं ये जो मीडिया से भी मेरी दरख्वास्त होगी कि वो जो ख़त है, अब चूँकि वो है सोशल मीडिया पे, तो उसके मतन पर ज़रा गौर फरमा लें और ये देख लें कि उन्होंने किस चीज़ को कहा है कि वो इंसाफ़ के फ़राहमी में रुकावट थी। जो कोई मैसेज कहीं से भी कोई कम्युनिकेट हुआ हो, और मैं इस चीज़ पे तो मैं और वज़ाहत कर दूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक किसी भी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना रब्ता किया है, और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। सो वो रब्ता जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या थ्रू हुआ, और वो इस हद तक हुआ कि जो ऐसी हसास किस्म की जो मालूमात है वो इन कैमरा की जाए, वो बराह रास्त उनके गोशगुजार की जाए। और यहाँ तक ही बस जो थी वो दरख्वास्त थी। तो लिहाजा इस पे मैं फिर एक आखिरी दफ़ा यही कहूँगा कि ये अब ज़रूरी है कि ये जो रिपोर्टिंग है उसकी, वो उसके कॉन्टेक्स्ट में, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये हो गया इनका मौक़िफ़ अटॉर्नी जनरल साहब का। लेकिन इसमें कुछ सवालात हैं। पहली बात तो यह है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने सारा मामला ख़ुद पे ले लिया है और क्या उन्होंने कम्युनिकेट किया था। दूसरा, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये तासुर है कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान कोई ये है, तो ये तासुर नहीं है, ये रियलिटी है। और पिछली ये आपको याद होगा कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब पर जो वो हुआ था रेफरेंस, एक जाली रेफरेंस दायर करवाया गया, तो उस पर अतार साहब और इन लोगों ने पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और नून लीग के हामी जो है उन्होंने बहुत सख्त कैंपेन चलाई और हैशटैग्स और ये सारा कुछ किया है नून लीग वालों ने। दूसरा, अटॉर्नी जनरल साहब ने सबको एक क्लीन चिट दे दिया कि कोई ना राब्ता किसी ने किया है, ना करते हैं, ना कर सकते हैं। अगर ये बात अटॉर्नी जनरल साहब की दुरुस्त है कि ना कभी किया है, ना करते हैं, ना कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि फिर शौकत सिद्दीकी साहब फिर दुरुस्त नहीं कह रहे। नून लीग तो कहती है कि दुरुस्त कह रहे हैं, और वो तो कहते हैं कि उनको इन्फ्लुएंस किया गया, राब्ता किया गया और उन पर दबाव डालने की कोशिश की, और ये सारी बातें कहते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जजेस के पास जो है वो सबूत मौजूद हैं। और अगली बात यह है कि अटॉर्नी जनरल जो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ ये उनको दरख्वास्त की थी कि आप इन कैमरा प्रोसीडिंग कर लें। तो ये दरख्वास्त हमने जब भी देखा इस तरह की दरख्वास्त, वो ओपन कोर्ट में की जाती है, और ओपन कोर्ट में कई बार जजेस को कहा जाता है कि सर हम एक मामले पर आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं, या हम चैम्बर में आके आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं। ओपन कोर्ट में ये बात की जाती है, कभी भी किसी और वजह से नहीं की जाती। तो हमेशा ओपन कोर्ट में होता है, ओपन कोर्ट में कहा जाता है, या कोई फाइल ऐसी जज साहब को दी जाती है जो कहा जाता है सर कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ आपके देखने के लिए, वो जज देख के उसको वापस कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि जजेस उसको प्रोसीडिंग को इन कैमरा कर देते हैं या चैम्बर में बुला के सुन लेते हैं। और ये यहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब इसको मिला रहे हैं दुश्मनों की जासूसी के साथ। दुश्मन की जासूसी से इसका कोई तल्लुक़ नहीं है, या दहशतगर्दों की जासूसी से कोई तल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जितनी भी ऑडियोज़ लीक हुई हैं वो इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, उसके खिलाफ केसेस बनाने के लिए, सारी ऑडियोज़ हैं वो तकरीबन इमरान खान की ही इस तरह से लीक की गई हैं जिन पे सवालात हैं। तो ये हो गया मामला। अब आ जाएँ नवाज शरीफ साहब के दो मोरे हैं, आज़म तारड़ साहब और अता तारड़ साहब। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। इससे मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो गुफ्तगू है, इससे लगता है मुझे कि हालात और मामलात नून लीग की अदलिया के साथ ख़राब तो हो चुके हैं, मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। ज़रा सुनिए इन्होंने किस तरह से भोंडी लॉजिक्स दिए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनका एक और इंटरव्यू है अवैस कैनी साहब के साथ, जिसमें इन्होंने कहा है कि किसी ने शायद कोई हैक करके, और आजकल हैकिंग आसान है, तो ये जो बाबर सत्तार साहब की जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये हैक करके किसी ने डाटा और वहाँ से निकाली होगा। यानी रियासत पाकिस्तान एक एटमी ताकत का डाटा इतना इनसिक्योर है कि कोई भी आम सारिफ उसको हैक करता है, हैक करके और एक जज का डाटा चुरा लेता है। ये लॉजिक दे रहे हैं अता साहब उस इंटरव्यू में जो उन्होंने अवैस कैनी साहब को दिया था। आज उन्होंने क्या कहा है, सुन लीजिए। काबीना की मीटिंग के अलावा आज अभी मेरी नज़र से गुजरी है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने, अभी मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था टीवी पे, तो आपने पूछ लिया कि वो किस पैराए में है। वो एक ख़त की बाबत
गुफ्तगू उन्होंने की और आज कुछ क्लैरिफिकेशंस दी, वजाहतें की और अपनी राय भी दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब जिनके फैमिली के ट्रैवल की हिस्ट्री या उनके टैक्स के मामलात के बारे में सोशल मीडिया पे चीज़ें आई थी। वैसे तो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो हैं उनकी शहरियत क्या है, उनके वो टैक्स कितना देते हैं, हम लोग ट्रैवल कितना करते हैं, ये सारी चीज़ें हम हर साल गोशवारों के साथ लगा के देते हैं। टैक्स के गोशवारे ऑफ कोर्स जो हैं वो क्लासिफाइड होने चाहिए होते हैं, लेकिन जो हम लोग हैं होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, मैं पार्लियामेंटेरियंस की भी बात कर रहा हूँ, हमारे तो वेबसाइट्स पे लगते हैं और एक एक चीज़ जो है वो लोगों के सामने होनी चाहिए। इस बहस में नहीं पड़ते। उस ख़त के मंदरजात से ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। गो कि उस खत को अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कहा कि उसके अपने मंदरजात के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये वैसी इंटरफेरेंस नहीं थी, लेकिन मैं चीफ जस्टिस के नोटिस पे ला रहा हूँ। अब बात ये निकली कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उन्हें अप्राइज़ किया कि ये जो कुछ हसास मुल्की मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनकी बाबत उनकी राय थी कि कुछ हिस्सा मुकदमे का जो है उसको इन कैमरा किया जाए। और मैं समझता हूँ ये दुनिया जहान में ये कानून है और हमारे यहाँ भी है और होना चाहिए। और यही वजह है कि अगर आप लॉ ऑफिसर्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफिस या अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए, तो वो एक रवायतन एक बेहतर कोर्स है कि इस तरह की रिक्वेस्ट जो जानी होती है कि केस को आप इन कैमरा कर लें, इसमें कुछ नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ हैं, तो वो बिल्कुल अदालतों ने हमेशा ये बात सुनी भी और सुननी चाहिए भी, क्योंकि ये सबके भले और अच्छाई में है। मेरे लिए जो तकलीफ दह चीज़ है वो इस चीज़ का इस तरह से तशहीर है कि एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि जैसे अदलिया में मुदाखलत है। पीछे भी एक ख़त आया 6 जज साहिबान का, उनके ख़त के ऊपर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे चीफ जस्टिस साहब की और फुल कोर्ट मीटिंग की हदायत को सामने रखते हुए कमीशन इसलिए बनाया था कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। बाहर कैफ आप सबके सामने है जो उसमें हुआ बाद में। इस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया उसका और वो मामला अब अदालत में सब जुडिस है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं हुकूमती जो मौक़िफ़ है और इदारों का मौक़िफ़ है कि आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेके जाती है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस किस्म के माहौल का हमें सामना है, जिस किस्म के चैलेंजेस का, वो मुआशी हों, वो दहशतगर्दी के हों, वो लॉ एंड ऑर्डर के हों, वो फितनाबाजी के हों, वो अनोखे चैलेंजेस हैं। तो सारे इदारों को थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए, अपने अपने कंपार्टमेंट्स में फिर हम काम करें ना। फिर अगर हमने एग्जेक्टिव का फ़र्ज़ भी खुद ही अदा करना है, डिफेंस का भी खुद ही अदा करना है किसी इदारे ने, पार्लियामान का काम भी किसी इदारे नहीं करना है और जुडिशरी पे सारा बोझ लाद देना है हमने। और हमारी ये ख्वाहिश होनी है कि हर मामला जो है वो अदालतों में जाके हल हो और अदालतें फैसला करें कि कानून साजी कैसी होनी चाहिए, अदालतें फैसला करें अपॉइंटमेंट्स कैसी हों, अदालतें फैसला करें कि मुल्क की खारजा पॉलिसी और मुल्क की जो इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है वो क्या हो। तो ये नहीं है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है और ना ही इससे मुल्क चलते हैं। तो खुदारा पाकिस्तान को आज इत्तेहाद की ज़रूरत है, यगानगत की ज़रूरत है। इस मुआशी बुरहान से निकलने के लिए, इस बहरानी कैफियत से निकलने के लिए हम सबको पाकिस्तानी बन के सोचना है, तो फिर हम आगे चलेंगे और ये मुल्क तरक्की करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने डोमेन में अपना अपना काम करने की भी ताकत और हिम्मत दे और इस मुल्क के लिए मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने की कुव्वत अता फरमाए। देखिए, मैं लॉ मिनिस्टर ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, देखिए अगर अटॉर्नी जनरल जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके, उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी खत लिख दिया जाता है। क्या मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं? तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी। और मैं ये बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तासुर ये भी है कि देखिए, आप खत तो लिख देते हैं मगर आप शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों से मिलते हैं, आप डिप्लोमेट से मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत वाइड होता है। हम बतौर पब्लिक रेप्स अपनी तमाम तर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हम वो पब्लिक करते हैं। वो उसकी स्क्रूटनी होती है कि किन किन ममालिक का सफर किया, कब कब किया। अगर कोई खुदा ना खास्ता डुअल नेशनैलिटी है या कोई दोहरी शरीयत है या कोई परमानेंट रेजिडेंस है किसी मुल्क की, वो भी चीज़ डिक्लेयर करनी होती है, सारों के सामने होती है। तो देखिए, इस मामले को इतना आगे लेके मत जाइए। आप इस बात को समझें कि बात जो है वो कौमी सलामती की है और इस एक मामले को लेकर कौमी सलामती के पूरे निजाम पर सवालिया निशान उठाना। और मैं तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को, उस पर भी बात होनी चाहिए कि उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है बुला के, उनको बाकायदा बड़ी सख्त जबान के अंदर कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला करो। ये तासुर सारा जो है सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता है। हम ये समझते हैं कि कौमी सलामती के मामला जो हैं वो इस तरह खतूत के जरिए उसको उजागर नहीं करना चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि कोई मामला आपने डिस्कस करना है तो चीफ जस्टिस फुल कोर्ट इसमें बुला सकते हैं। आप चीफ जस्टिस तक आपकी रसाई है, तो एक ही कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखना जिससे आपकी डेली मीटिंग्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक इस इशू को कंट्रोवर्शियल करने वाली बात है। अटॉर्नी जनरल ने अपने तमाम तर जो तासरात थे वो वाजे करके रख दिए। तो हम ये समझते हैं कि कौमी सलामती के इशू पर कोई समझौता नहीं है और इस इशू को लेकर अगर कौमी सलामती पर सवाल उठाया जाएगा तो ये नामुनासिब होगा। और किसी ने ये पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। और मैं समझता हूँ कि इसको जो तनाव है इसको कम करना होगा और तमाम इदारों को आपस में मिलजुल के इस पर काम करना होगा। थैंक यू। अच्छा, एक तो आज़म तारड़ साहब ने सबको क्लीन चिट दे दी है, तारड़ साहब ने भी अपनी हाज़िरी लगवाई है कि जहाँ पे नोट होना है कि किसने हमारे लिए क्या कितनी सख्त बात की है तो उन्होंने भी हाज़िरी लगवाई है अपनी।
और वो भी मामला कौमी सलामती पे ले आए हैं, हालांकि कौमी सलामती वाला इसमें मामला कोई नहीं है। और जिस ख़त का वो हवाला दे रहे हैं वो ख़त एक पता नहीं फेक लेटर है, ना उसके ऊपर दस्तखत है ना नाम है, जो मोहसिर हसन कियानी साहब के ख़िलाफ़ लिखा गया है। और उस पर वो कह रहे हैं बात होनी चाहिए, और जजेस यही कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों पे बात नहीं होनी चाहिए। और वो कहते हैं हमने कमीशन बनाया था 6 जजेस के ख़त के ऊपर, दूध का दूध पानी का पानी, वो कमीशन जिस तरह से बनाया गया था वो आपको पता ही है, पूरे पाकिस्तान को पता है। और वो दोनों तारर साहिबान जो हैं वो अदलिया को पैगाम दे रहे हैं कि आइए मिल के खेलते हैं, मिल के जो कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने आए मिल के करते हैं, और बड़े इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो तारर साहब ने तो बड़े इल्ज़ामात लगाया था तारर साहब ने बाबर सत्तार साहब पर कि उनको ये ख़त नहीं लिखना चाहिए था, और ये है और ये है ये है। तो लड़ाई तो बहरहाल बढ़ रही है और चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएंगी। हुकूमत के लिए को मुझे चीज़ें ठीक नज़र नहीं आ रही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।